चलिए, तो आज हम बात करेंगे, नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग पी ब्लॉक। ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि केवल एनसीईआरटी को ही देखना है, आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में आपको मालूम है 6 चैप्टर होते हैं। तो 6 चैप्टर में से सबसे पहला, बात नहीं है बिल्कुल भी, बात हो चुकी है ना, क्लास स्टार्ट कर दी है। तो नेक्स्ट इज बोरॉन फैमिली। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बोरॉन फैमिली। क्लियर है? बोरॉन फैमिली में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। बोरॉन फैमिली में क्या क्या चीजें होती है? बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और थैलियम होता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे बोरॉन फैमिली में। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और बाद में फिर क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो एक एक करके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बोरॉन फैमिली में। और बोरॉन फैमिली में सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, टॉप टू बॉटम की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इनका? इनका होता है NS2NP1। ये कंडीशन होती है NS2NP1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1। क्लियर है? मतलब आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 s में होंगे और 1 p में होंगे। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 13th ग्रुप बोलते हैं। 13th ग्रुप का मतलब बीच में कितने हो जाएंगे? D हो जाएगा, इधर S हो जाएगा और एक ये हो गया। तो टोटल कौन से 13वें नंबर पर ये बोरॉन फैमिली हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, 13th ग्रुप या थर्ड ग्रुप हम बोलते हैं इसको। पी ब्लॉक का एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है? पी ब्लॉक में करता है, इसलिए पी ब्लॉक का बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बात करना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। फिलहाल इतना ध्यान रखते हैं, इसमें जो बोरॉन होता है, जो बोरॉन होता है वो मेटेलॉइड होता है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, है ना? मेटेलॉइड, मेटेलॉइड का मतलब क्या होता है? इसमें धातु और अधातु दोनों का व्यवहार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर धातु व अधातु, यानी कि इसको मेटेलॉइड बोल सकते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इसको है उपधातु। बिल्कुल सही है, तो इसको बोल सकते हैं उपधातु। जबकि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? धातु होते हैं, यानी कि मेटल होते हैं। यानी कि सभी के सभी ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो सभी के सभी बोरॉन को छोड़ के सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटल होते हैं। यहाँ बात समझ में आ गई है? ये क्लियर हो गया? ठीक है, अगर हम मेटेलिक नेचर की बात करते हैं, धात्विक गुण की बात करते हैं, तो मेटेलिक नेचर क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। मेटेलिक नेचर नेचुरल सी बात है, धात्विक गुण जो होता है वो बढ़ता है। तो अगला पॉइंट ये है कि मेटेलिक नेचर जो होता है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है? अब मेटेलिक नेचर बढ़ता है, देखो धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होता है? धात्विक जो स्ट्रेंथ, मजबूती होती है, वो क्या होती है? मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मेटेलिक स्ट्रेंथ की बात अगर हम करते हैं, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। और मेटेलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज अगर कर रहा है, तो फिर इस कंडीशन पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हमारा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट। देखो एस ब्लॉक में भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर चल रहे थे, तो धात्विक गुण बढ़ रहा था, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा था। ये तो हमें पता था कि मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, लेकिन मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मेटेलिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, और मेटेलिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक इतनी सी चीजें क्लियर हो गई। तो ये इसका एक फैक्टर है। अब इसी में एक और बात करते हैं, नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी भी उसी तरीके चलती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। आपको बताइए, ऊपर से नीचे की ओर मास इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी भी जो होती है वो इंक्रीज करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी बातें मैंने बोली है अभी तक, इनमें जितनी बातें बोली है ये सब कुछ फैक्ट है। फैक्ट है मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्डर में कोई गड़बड़ी नहीं है। चाहे वो डेंसिटी के ऑर्डर में ले लो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में ले लो, चाहे मेटेलिक स्ट्रेंथ में ले लो,
एंड चैन इसमें ले लो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि त्रिज्या की बात करते हैं, इसके अलावा विद्युदात्मकता की बात करते हैं, यानी कि साइज की बात करते हैं, रेडियाई की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, इनमें बड़ी गड़बड़ी है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, इनमें बड़ी गड़बड़ी है। मतलब ये है कि यहां पर ये एक ऐसा ग्रुप होता है, इस ग्रुप में जो प्रॉपर्टी हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमें यहां पर नहीं मिलती, यानी कि बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे चला जाता है। समझ में आ रहा है? हालांकि कॉन्सेप्ट भी बीच में होता है कि किस कॉन्सेप्ट क्या रीजन होता है, तो हमें यहाँ पर रीजन भी याद रखने पड़ेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और हमें ऑर्डर भी याद रखना पड़ेगा कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत गौर से देखिएगा इन बातों को, जिसमें से सबसे पहली बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई में, तो आप जनरली हम बात करते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट या कक्ष या कोष, जो भी आप बोलना चाहो, वो बढ़ता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर बढ़ रहे होते हैं, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं, यही तो हम लोग देखते हैं हमेशा कि नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारा बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। तो हालांकि जनरल रूप में बात करूंगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, जनरल रूप में बात करूंगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। लेकिन अब आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि होता क्या है कि बोरॉन होता है, भाई बढ़ेगी का मतलब क्या होगा, बोरॉन का कम हो गया, यही तो होगा। बढ़ेगी मतलब क्या होता है, बोरॉन का कम हो गया, फिर कौन सा बढ़ेगा, एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा गैलियम, फिर आ जाएगा इंडियम, फिर आ जाएगा थैलियम। तो थैलियम बड़ा होगा इंडियम से, इंडियम बड़ा होगा गैलियम से, लेकिन यहां उल्टा होगा, यहां उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर गैलियम का जो साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, गैलियम का जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है गैलियम। तो ये फैक्टर यहां पर निकल के आएगा। क्या कहा मैंने, होना क्या चाहिए था, ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होता फिर तो अपन पढ़ते ही नहीं, फिर तो कहते भैया सीधा सीधी बात है। लेकिन यहाँ जो पढ़ने वाली बात है या जो यहाँ सीखने वाली बात है, उस बात को अगर देखा जाए तो उस बात में यहाँ पर जो मेन पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, ये कंडीशन यहाँ पर होगी। क्लियर, ये कंडीशन यहाँ पर होगी। अब इसको अगर एक्चुअल ऑर्डर की बात करोगे तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ बोरॉन हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम बड़ा है तो यहाँ पर गैलियम आ जाएगा, फिर यहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा, और फिर कौन सा आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, थैलियम। ये एक्चुअल ऑर्डर होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि गैलियम का आकार क्यों नहीं बढ़ा, ये बात यहाँ पर समझनी होगी, और यही क्वेश्चन आ जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट के पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस कंडीशन पर गैलियम का साइज छोटा रह गया, गैलियम छोटा रह गया, एल्यूमिनियम ज्यादा हो गया। देखो, अगर हम आकार की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, किसी भी एटम की साइज 2 बातों पर डिपेंड करता है। किसका, एक तो ये न्यूक्लियस और एक ये इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी ओर अपनी ओर खींचेगा। यानी कि ये न्यूक्लियस जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठेगा, अब पॉजिटिव चार्ज लेके बैठेगा मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन लेके बैठेगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठेगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जो ऑर्बिट होगा वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, यानी कि इसके बढ़ने से साइज छोटा हो जाएगा। पहली बात, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, दूसरे लैंग्वेज में आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पढ़ा है ना अपन लोगों ने, है ना, क्लियर है। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब है साइज कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है ये मजबूत हो जाए, प्रभावी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, समेटना स्टार्ट करेगा। नंबर 1 बात। दूसरा पॉइंट यहां पर उठता है कि अब अगर कोई अंदर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, यहां भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे इनर ऑर्बिट में, यहां भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे इनर ऑर्बिट में, तो ये जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा, ये इसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा। क्लियर है, ये इसको बाहर की ओर भेजेगा। और अगर ये रिपल्सन ज्यादा है,
अगर ये रिपल्सन ज्यादा है तो इसका मतलब साइज बढ़ेगा, यानी कि रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन अगर ज्यादा होगा, बात को समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा हो गया, होगा क्या? देखो मोटिव क्या था, न्यूक्लियस का मोटिव है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। भाई एक नाभिक या न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा, उसका काम है खींचना। क्लियर है? वो खींच रहा होगा, पास में लाने की कोशिश कर रहा होगा अट्रैक्शन के फोर्स के थ्रू, लेकिन उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को बाहर फेंक रहे होंगे रिपल्सन के थ्रू। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर ये इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव को कम कर रहे हैं। किसके प्रभाव को? इसके और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है उसके प्रभाव को कम करते हैं। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। आगे बात समझ में? तो ये परिरक्षण प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि अंदर का जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसको सील्ड कर रहे हैं। किसके? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। क्लियर हो गया? और अगर ये मजबूत हो गया, अगर ये मजबूत हो गया मतलब ये मजबूत हो गया मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा हो गया तो इसका मतलब साइज जो होगा वो फैलना स्टार्ट होगा, साइज बड़ा होना स्टार्ट होगा, इससे कंट्रोल से बाहर हो रहा होगा, साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये कमजोर होगा, अगर ये कमजोर होगा तो क्या होगा? साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये वाला मजबूत हो जाएगा। ये अपना काम ढंग से करेंगे तो साइज बढ़ेगा, ये अपना काम कमजोर करेंगे तो ये मौका उठा लेगा, ये अपने आप खींचेगा। तो यहां पर डिपेंड करेगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है का मतलब बाहर की ओर जाएगा, यानी अच्छा काम कर रहा है, और कम है तो इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा। अच्छा काम नहीं कर रहा तो ये अंदर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वही तो काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पर तो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? एस में प्रेजेंट होते हैं, पी में प्रेजेंट होते हैं, डी में प्रेजेंट होते हैं और एफ में प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अच्छा होता है एस में, फिर पी में होता है, फिर डी में होता है और फिर एफ में होता है। ये किसका इफेक्ट आता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आ जाता है एस, पी, डी एंड। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब जरा एक मिनट के लिए देखो, फिर आगे की बात करें। तो मैंने आपको बोला कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर रिपल्सन लगा रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, वो सबको अट्रैक्ट करेगा, वो इनको भी अट्रैक्ट करेगा, इनको भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके कारण से इसका जो अट्रैक्शन हो गया वो कम हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे की बात करते हैं। हमारे पास में लड़ाई किसकी चल रही है? एल्यूमिनियम की। और लड़ाई किसकी चल रही है? गैलियम की। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यही तो हो गया। 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6, यहां पर कितना हो जाएगा? 3s2 हो जाएगा और 3p1 हो जाएगा। और गैलियम में अगर बात करेंगे तो क्या होगा? एज इट इज रहेगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा? 3d10 और आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा, 4p1 आ जाएगा। तो अंदर d ऑर्बिटल भी आ गया। भाई ये थर्ड है, ये इसके आगे क्या होगा? फोर्थ होगा। तो अंदर कौन सा आ गया? d आ गया ना? अरे आया कि नहीं आया? अंदर d आ गया, d आ गया। और अभी मैंने आपसे बोला कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? s इज ग्रेटर देन, p इज ग्रेटर देन, d इज ग्रेटर देन f। इसका मतलब इसमें d ऑर्बिटल आ गया। और d का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है? कम होता है। तो अब मैं जो कारण देने वाला हूं वो कारण ये है, क्योंकि d10 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट, d10 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, कम होता है। क्या बोला मैंने? d10 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। जिसके कारण से कम होता है का मतलब क्या हो गया? ये अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छा रिपल नहीं कर रहा। कम होने का मतलब क्या हो गया? अच्छा काम नहीं कर रहा है, यानी इसका मतलब ये अच्छा रिपल नहीं कर रहा है, जिसके कारण से उसका साइज जितना फैलना चाहिए था साइज फैल नहीं पाता। यानी कि d10 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, जिसके कारण से साइज जो होना चाहिए, यानी कि साइज ऑफ कौन? गैलियम कैन नॉट इंक्रीज।
प्रॉपर इंक्रीज नहीं हो पाता। यही रीजन है कि गैलियम का साइज छोटा रह जाता है। समझ में आ रही बात? ये है रीजन। 4 ऑप्शन ढूंढना। तो वहां पर एक शब्द लिखा होता है, ये शब्द बहुत बार बार ये शब्द आपको दिखेगा, दैट इज द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव वहां पर लिखा जाता है। और किसका? ऑफ D10। ये जरूर ध्यान रखना, D10 इलेक्ट्रॉन, ये जरूर ध्यान रखना, D10 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? तो D10 इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये कहानी यहां पर बनती है। कोई डाउट यहां तक? D10 इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये कहानी बनती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब एक पते की बात और समझ लो। आपके पास में बोरॉन है, एल्यूमिनियम था, गैलियम था, इंडियम था, थैलियम था, ठीक है। तो मैंने पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां देख लिया? देख लो, देखो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने कहां देखा? गैलियम। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, एक पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट थैलियम में भी होता है। गैलियम में पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, जिसके कारण से एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा हो गया, यानी कि यहां पर हो गया पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D10 इलेक्ट्रॉन। और आपको बता दूं, जब थैलियम और इंडियम के बीच में कंपेयर करोगे ना, तो भाई साहब इंडियम और थैलियम में कंपेयर करेंगे तो थैलियम में जितना एक्सपेक्टेड साइज होना चाहिए था ना बड़ा, वो नहीं होता। थैलियम में भी जितना एक्सपेक्टेड साइज बड़ा होना चाहिए था वो नहीं होता। और क्यों नहीं होता? वहां पर जो खेल करता है वो करता है F14 इलेक्ट्रॉन। F14 इलेक्ट्रॉन, F आ गया ना, यहां पर F आ जाएगा तो F14 इलेक्ट्रॉन। तो इनका भी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? लो होता है। देखो लिखा है ना, देखो F। क्लियर है? तो इंडियम में F14 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। F ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। और ये गैलियम में D इलेक्ट्रॉनों का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये पुअर स्क्रीनिंग, लो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसका साइज भी नहीं बड़ा हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका साइज छोटा हो जाए, इंडियम का साइज बड़ा हो जाए, नहीं। क्लियर है? अंतर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर कम हो जाएगा, लेकिन साइज थैलियम का इंडियम से ही बड़ा होगा। तो दो जगह में ये लफड़ा पाया जाता है। तो आ रही बात समझ में? दो जगह ये बात पाई जाती है, गैलियम एंड देन थैलियम। कोई डाउट यहां तक? तो दोनों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट स्टेटमेंट आजकल बहुत आते हैं, पता ही होगा आपको, तो स्टेटमेंट पर जरा फोकस रखिएगा, किस तरीके से इसको बिलोंग करें। चलो, तो बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। अब सुनो, तो यहां तक हमने इसको बता दिया। अब अगली पॉइंट देखो, तो ये मैंने कौन सा एटॉमिक रेडियाई के बारे में बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बाद आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई का मतलब आयंस की रेडियाई है ना। और आयंस की रेडियाई के बारे में बात करें तो आयंस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। तो जनरली मैं आपको बताऊं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, क्योंकि आपको पता होगा NH2NP1 होता है, हाँ है ना, तो इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं मैं, इसमें भी बात करेंगे, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 2-4 बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर अब यहां पर कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा। क्या? अब स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला, अरे भाई आउटर ऑर्बिटी लग चला गया, आउटर ऑर्बिटी चला गया, ये ऑर्बिटी खत्म हो गया ना, ये वाला ऑर्बिटी खत्म हो गया। तो अब अंदर क्या फोर्स लगाए, क्या नहीं लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है? बस उसका काम भी खत्म हो गया। वो तो तब तक था जब तक बाहर आउटर था। अगर आउटर ही खत्म है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो फिर अब उसका कोई मतलब नहीं बचा। और ऐसी कंडीशंस में फिर ऑर्डर सिंपल जैसा होता है वैसा ही रहेगा, यानी क्या रहेगा? B+3 इज ग्रेटर देन Al+3 ग्रेटर देन गैलियम+3 ग्रेटर देन, मतलब लेस देन इंडियम+3 ग्रेटर देन थैलियम+3। आगे बात समझ में? तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि आयनिक रेडियाई में कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कि टॉप टू बॉटम हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम चलेंगे
या टॉप पोजीशन हो गई या बॉटम पोजीशन हो गई, टॉप टू बॉटम चलेंगे, आयनिक रेडियाई जो होगी वो बढ़ेगी, आयनिक रेडियाई बढ़ेगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन है, आयनिक रेडियाई में वेरिएशन नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक बात समझ में आ गई है, कहानी समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इससे अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हमें बात करनी ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी या इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, इस पर हमें बात करनी ही करनी है। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है क्या है, पहली बात तो हम जरा इस पर फोकस कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली हम लोग क्या देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी एटम है, उस एटम को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एनर्जी प्रोवाइड जब हम लोग उसको करते हैं तो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको निकालना है। तो निकालने में क्या होता है, वो प्लस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यही तो होता है। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो एनर्जी जिसके द्वारा आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको निकालने के लिए जिस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है ना, ये तो होता है। और अब यहां पर ये भी बात होती है कि इस पर डिपेंड किस पर करता है, साइज पर डिपेंड करता है। अगर इसका साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज अगर छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज। ये बात भी हम जानते ही है, पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में कि जिसका साइज छोटा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब जरा सोचो, सोचो यहां पर कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक मिनट के लिए देख लो, हमने अभी क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बोरॉन, हमने पढ़ा एल्यूमिनियम, हमने पढ़ा गैलियम, हमने पढ़ा इंडियम, हमने पढ़ा थैलियम। और साइज के बारे में हमने क्या पढ़ा, साइज के बारे में हमने ये पढ़ा, साइज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि साइज के बारे में हमने ये पढ़ा कि बोरॉन का साइज छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है। बोरॉन से एल्यूमिनियम में क्या होता है, अगर हम चेक करें तो बोरॉन से एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चों, साइज बढ़ता है। एल्यूमिनियम से गैलियम साइज घटता है, गैलियम से इंडियम साइज बढ़ता है, और इंडियम से थैलियम बढ़ता है। प्रैक्टिकली बढ़ रहा है, प्रैक्टिकली बढ़ रहा है कि भाई थैलियम का बड़ा होता है इंडियम से, लेकिन कॉन्सेप्चुअली घट रहा है क्योंकि थैलियम का साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया, तो कॉन्सेप्चुअली घट रहा है, प्रैक्टिकली बढ़ रहा है। वैल्यू भैया एक दो वैल्यू भी आगे आ गई होंगी, बड़ी हो गई होंगी तो बड़ा मान लेंगे अपन उसको, लेकिन एक्चुअली में अगर बात करें तो थैलियम जो है साइज वो अपना घटा रहा है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। आगे बात समझ, किसके बारे में डिस्कस किया मैंने यहाँ पर, ये साइज के बारे में डिस्कस किया कि नहीं किया। अब एक काम करते, ये मैंने साइज के बारे में डिस्कस किया, इसका उल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो यहाँ बोरॉन हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, या गैलियम हो गया, या इंडियम हो गया, और या थैलियम हो गया। बोलो हाँ है ना। अब जरा उल्टा सोचो कि जहां जो चीज बढ़ रही है उसको घटाना है, मतलब बोरॉन से एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, उल्टा चलेगा। एल्यूमिनियम से गैलियम घट रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। गैलियम से इंडियम साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। इंडियम से थैलियम पे जाओगे, साइज घट रहा है, आ रही बात समझ में। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी दो जगह पर बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी दो जगह पर बढ़ रही है, क्लियर है, बाकी जगह घट रही है। कहां पर, एक तो हमारा ये कहां पर, एल्यूमिनियम से गैलियम, यानी कि गैलियम का बढ़ रहा है, अरे हाँ है ना, और एक जगह किसका बढ़ रहा है, थैलियम का बढ़ रहा है, ये तो मतलब हुआ, अरे हाँ है ना, क्लियर है। तो अब यहां पर जो ऑर्डर निकल के आ रहा है उस ऑर्डर की बात कर रहा हूं, देखो क्या ऑर्डर होगा, सोच के देखो, सोच के देखो। सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा आकार किसका है, अरे सबसे छोटा आकार किसका है, बोरॉन का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बोरॉन की, बहुत बढ़िया, बोरॉन की सबसे ज्यादा होगी। बोरॉन के बाद किसका बढ़ रहा है, गैलियम का और थैलियम का, गैलियम का और थैलियम का, तो पहले थैलियम आएगा। समझ में आया कि नहीं। अब ये एक्सपेरिमेंटल एनसीईआरटी की जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं। अब तुम यहां दिमाग मत लगा देना कि सर गैलियम का साइज छोटा है, थैलियम का साइज बड़ा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसमें डिपेंड कौन कितना एक्सपेंड कर रहा है। पता लगा किसी को 10 मीटर होना चाहिए था,
लेकिन एक्सपेंड कर रहा है वो, और एक्सपेंड करके ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा, एक जगह पर थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो दोनों में फिर डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया समझ में भाई। एक जगह पर कम एक्सपेंशन हो रहा है, एक जगह पर ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, तो जहां कम एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब अंदर मजबूती ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ में आया? एक जगह पर ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब मजबूती कम है अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो थैलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है कंपैरिजन टू गैलियम से। इसका मतलब है यहाँ अंदर अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। और क्यों लगा रहा है? क्योंकि तो इसमें एफ ऑर्बिटल है, और एफ ऑर्बिटल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैसा है, थोड़ा सोचो ना, एफ ऑर्बिटल कैसा है, वीक है। आगे बात समझ में? तो कंफ्यूजन मत पालना यहाँ पर कि एल्यूमिनियम का आकार छोटा है, गैलियम का थैलियम का आकार बड़ा है इसलिए उल्टा होगा, नहीं। अंदर की बात है ये कि अंदर कौन काम कर रहा है, समझ में आया कि नहीं? अंदर कौन कितना कमजोर है, तो एफ वाला कमजोर है तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा है, समझ में आ गया? तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये पहले आ जाएगा, थैलियम पहले आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर थैलियम हो गया, आप सोच के बताओ, थैलियम के बाद अब कौन आएगा, गैलियम, और गैलियम के बाद अब कौन बचा, एल्यूमिनियम, इंडियम, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑर्डर यहां से निकल के आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, ये जो ऑर्डर है बच्चों, ये ऑर्डर जो है, ये जो ऑर्डर है ये IE1 है। IE1 जानते हो? IE1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है ये, समझ गए? इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्वेश्चन पर जरा फोकस जरूर से कर लेना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वैसे जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर बताओ, है ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर यही दिमाग में रखना है, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। क्लियर है कि नहीं है? हालांकि एनसीईआरटी में दो वैल्यूज और दे रखी है, देखो एनसीईआरटी में दो वैल्यूज और दे रखी है, एक IE2 का ऑर्डर भी दिया हुआ है और एक IE3 का ऑर्डर भी दिया है। क्लियर है? यहां पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और यहां पर बोरॉन, मैं इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख दे रहा हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रहा हूं मैं। हाँ जी, तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी आपके सामने, 1 किलो जूल पर मोल में है। वैल्यू लिखने का मेरा मोटिव क्या है उसको समझो, ऑर्डर को दिखाना है। देखो, अगर मैं इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग ऑर्डर बनाने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले तो मुझे बोरॉन दिख रहा है, दिख रहा है, फिर उससे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, गैलियम दिख रहा है, दिख रहा है ना गैलियम, फिर गैलियम के बाद कौन दिख रहा है, इंडियम दिखेगा, दिख रहा है, थैलियम, सॉरी हाँ थैलियम दिखेगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा दिखेगा, हमारा थैलियम दिखेगा, ठीक है, ये हमारा थैलियम दिख गया। थैलियम के बाद अब क्या दिख रहा है, देखो थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको, यहाँ देखो एल्यूमिनियम है, यहाँ पर इंडियम है कि नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इंडियम, और फिर कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम। अभी इससे पहले कुछ और था, हाँ एल्यूमिनियम पहले था, इंडियम बाद में था, अरे हाँ है ना? तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो दो चेंज हो गए, जो तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो गई कि गैलियम और थैलियम में कौन पहले आएगा, तो गैलियम पहले आएगा। अभी उससे पहले कौन सा आ रहा था, थैलियम पहले आ रहा था। तो ये मन की मुराद पूरी होगी ना सर, वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया, ठीक है। तीसरे में देखो जरा, तीसरे में क्या ऑर्डर है जरा देखो, बोरॉन सबसे पहले है, फिर कौन सा आ रहा है, फिर देखो फिर गैलियम आ रहा है, फिर गैलियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर गैलियम के बाद कौन सा आ रहा है, गैलियम के बाद में थैलियम आ रहा है, और थैलियम के बाद में अब एल्यूमिनियम आ रहा है, और एल्यूमिनियम के बाद में इंडियम आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये थर्ड का है। आगे बात सुन, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखो फर्स्ट मैंने यहां बनाया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, यही तो है। ये भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर, IE1 भी लिख दे रहा हूं। बताओ क्या था, बोरॉन था,
बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद में इंडियम। अब आया समझ में? तो तीनों ऑर्डर समझ में आ गए आपको। तो जब स्पेसिफिक पूछा जाए कि फला का बताओ, I1 का बताओ, I2 का बताओ, I3 का बताओ, तब फिर हमें दिमाग में तीनों रखने पड़ेंगे। और सिंपल वो कहता है कि यार किसका है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो दिमाग में है ना। ये मत करना ऐसा तीनों को जोड़ दे तो फिर नया ऑर्डर निकाल दे, तो फिर तो पागल हो जाएंगे अपन, है कि नहीं है? क्योंकि किसी कम किसी का ज्यादा जोड़ोगे तो पता लगा आगे पीछे चला जाएगा, कॉन्सेप्ट कैसी तैसी हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, वो भी सामने वाला क्वेश्चन जो देगा समझ के देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझ में आ गया कि आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पर वेरिएशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा ही कुछ वेरिएशन कार्बन फैमिली में भी मिलेगा, हालांकि वो बीच में नहीं मिलेगा, वो लास्ट में मिलेगा, उसके अलावा फिर कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, सब जगह सब बढ़िया है। ठीक है, क्लियर? तो ये रहा आयनाइजेशन एनर्जी। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, विद्युदात्मकता। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कॉमन सी बात है यार कि क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो कॉमन सी बात ये है कि कोई भी एलिमेंट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको किसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है, तो उसकी जो घटना होती है उसको हम लोग विद्युदात्मकता कहते हैं। तो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है। अब सुनना मेरी बात, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है? साइज पर डिपेंड करती है। जितना आकार छोटा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, जितना आकार छोटा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? लेकिन यहां पर जब मैं बात करता हूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो यहां पर जब मैं बात करता हूं तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव बेटा 2.0 होती है, इसकी होती है 1.5, इसकी होती है 1.6, इसकी होती है 1.7, इसकी होती है 1.8। यहां पर मामला उल्टा है, ठीक है? तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो अलग होती है, तो वो कॉन्सेप्ट मत लगाना साइज वाला, ये कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिव फैक्टर समझ में आ गया। तो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा बोरॉन की होगी, फिर उल्टा कर दो, फिर थैलियम कर दो, फिर इंडियम कर दो, फिर कौन सा कर दो? गैलियम कर दो, और लास्ट में एल्यूमिनियम होगा। ये रहा बच्चों इस पॉइंट, ठीक है? तो ये रही आपकी बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट को देखो बच्चों, देखो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या था, ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है मैं आपको बता दूं, बोरॉन टू गैलियम, सुनना मेरी बात को, डिक्रीज करता है। बोरॉन से गैलियम डिक्रीज करता है, सुनना मेरी बात को, और गैलियम टू थैलियम इंक्रीज करता है। ये कुछ कहानी इस टाइप की है, यानी कि जो गैलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होता है। इसका एक ग्राफ दिमाग में रखोगे तो शायद आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे ऊपर जो होता है बोरॉन होता है, उसके नीचे होता है एल्यूमिनियम, फिर यहां पर होता है गैलियम, समझना मेरी बात, ठीक है? यहां पर होता है गैलियम, गैलियम के ऊपर जाता है वो होता है इंडियम, और फिर होता है हमारा थैलियम। ये है कंडीशन, समझ रहे हैं? ये ऑर्डर होता है, इसको ऐसे याद रखो। एक्चुअली में गैलियम जो होता है, देखो बाकी जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन गैलियम जो होता है ये क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो नहीं करता। ये बेसिकली जो होता है Ga2 मतलब डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, तो इसका बिहेवियर अन्य मेटल से अलग होता है। इसका जो बिहेवियर होता है अन्य मेटल से अलग होता है, समझ रहे नहीं यार?
इसका बिहेवियर अन्य मेटल से अलग होता है, इसी के रीजन के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अब मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोरॉन सबसे पहले आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? एल्यूमिनियम, फिर कौन सा आ जाएगा बच्चों? थैलियम, थैलियम के बाद में इंडियम, और इंडियम के बाद में गैलियम। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम और गैलियम, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो तो ये रही फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाकी फिर बात करेंगे नेक्स्ट।